अगर आप नॉर्थ ईस्ट खासकर असम में घुसपैठ या डेमोग्राफी बदलाव की हिस्ट्री और इस घुसपैठ के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंडरा रहे खतरे के बारे में समझना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी असम दौरे पर थे, जहां उन्होंने घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि असम को घुसपैठियों से बचाने के लिए मुकाबला हो जाए, जिन्हें समाज के कुछ वर्गों ने संरक्षण दिया हुआ है, मैं उन्हें चुनौती देता हूं। इसी भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि बॉर्डर एरियाज में घुसपैठ के जरिए डेमोग्राफी को बदलने की साजिशें जारी है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने घुसपैठ को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया और अब वह उन्हें स्थायी रूप से बसाना चाहती है। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। आज कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। ये पीएम मोदी का बयान था और समय समय पर हम असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को भी सुनते रहते हैं, जो घुसपैठ के खिलाफ आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ने की बात कहते ही रहते हैं। तो जरूरी है कि हम असम की इस समस्या को पूरी गहराई से समझें। ये समस्या कहां से शुरू हुई, किस तरह कांग्रेस ने इसे वोट बैंक में बदल दिया, क्यों असम की संस्कृति, भाषा और संसाधन आज खतरे में है और आखिरकार इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। भारत का उत्तर पूर्व, जिसे अक्सर सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य असम पिछले एक सदी से एक अलग ही समस्या से जूझ रहा है। वो है बांग्लादेश से होने वाली लगातार घुसपैठ। ये घुसपैठ केवल सीमा पार से लोगों का आना जाना भर नहीं है, बल्कि एक गहरी राजनीतिक साजिश, पहचान की लड़ाई और राष्ट्र सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। देखा जाए तो असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रवेश द्वार है। यहाँ से ही बाकी राज्यों मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल से संपर्क होता है। ये राज्य केवल ज्योग्राफिकली ही नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों से भी काफी रिच है। यहाँ तेल, कोयला, नेचुरल गैस जैसे रिसोर्सेज भी अच्छी खासी संख्या में है। दूसरा, असम का एक और इम्पोर्टेंट पहलू इसका जियोपॉलिटिकल स्थान है। असम की 263 किलोमीटर लंबी सीमा सीधे बांग्लादेश से लगती है। इसके अलावा भूटान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देश भी इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। दक्षिण असम का बराक वैली ऐतिहासिक और भाषाई रूप से सिलट बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि असम में घुसपैठियों का खतरा हमेशा बना रहा। इस घुसपैठ से हुआ ये कि जो असम एथनिक ग्रुप्स और असमिया, बोडो, बंगाली, हिंदी, नागा जैसे लैंग्वेज डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता रहा, धीरे धीरे बाहरी घुसपैठ इस विविधता पर अटैक करती रही। अगर इसकी शुरुआत देखी जाए तो हमें ब्रिटिश काल में जाना पड़ेगा, जब 1874 में सिलट को असम में मिला दिया गया तो यह स्थानीय असमियों और सिलटी बंगालियों दोनों को अस्वीकार्य लगा। 1905 का बंगाल विभाजन इस संकट की असली शुरुआत था। उस समय पूर्वी बंगाल के घनी आबादी वाले जिलों से असम के कम आबादी वाले इलाकों में मुस्लिम किसानों का आना शुरू हुआ। ब्रिटिश इसे लेबर एंड कल्टीवेशन पॉलिसी के नाम पर बढ़ावा दे रहे थे ताकि असम के जंगलों और खाली जमीनों को खेती लायक बनाया जा सके, लेकिन यहां से शुरुआत हो चुकी थी। 1931 की एक जनगणना रिपोर्ट में एक ब्रिटिश अधिकारी CS मॉलनी ने स्पष्ट लिखा कि अगर इनका आना जारी रहा तो असम के मूल निवासी बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बन जाएंगे, लेकिन चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोहम्मद सादुल्ला। इन्होंने ग्रो मोर फूड अभियान के नाम पर प्रवासियों को खुली छूट दी कि किसान बनकर आते रहो। तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने अपनी डायरी में लिखा कि ग्रो मोर फूड वास्तव में ग्रो मोर मुस्लिम्स की नीति बन गई थी। 1946 तक आते आते ये जनसंख्या इतनी बढ़ गई थी कि उस दौरान गुवाहाटी यहाँ जब जिन्ना आए तो उन्होंने भी यहाँ तक कह दिया कि असम तो उनकी जेब में है। उनकी मंशा साफ थी कि असम को पूर्वी पाकिस्तान में मिलाया जाएगा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी किताब मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में साफ लिखा कि भारत और पाकिस्तान का विवाद केवल कश्मीर तक सीमित नहीं है बल्कि असम के जिलों तक फैला हुआ है। शेख मुजीबुर रहमान भी चाहते थे कि संसाधन संपन्न असम पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बने। अब सवाल उठता है कि भारत उस समय क्या कर रहा था।
दोस्तों, असम की घुसपैठ समस्या के राजनीतिक पहलू को समझने के लिए हमें 1949 की घटना याद रखनी होगी। 7 मई 1949 को असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलाई ने दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पत्र लिखकर पूर्वी पाकिस्तान से लगातार हो रही घुसपैठ पर गहरी चिंता व्यक्त की। उनका मानना था कि यह असम की अस्मिता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसके जवाब में 18 मई 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोरदोलाई को पत्र लिखा। उस पत्र में नेहरू ने लिखा कि हमें इन शरणार्थियों को अपनाना होगा और उन्हें अच्छा नागरिक बनाना होगा। ये राष्ट्रीय कार्य है और सभी प्रांतों को इसमें सहयोग करना चाहिए। बताइए, ये थे पंडित नेहरू। यानी नेहरू ने बोरदोलाई की चिंता को दरकिनार करते हुए प्रवासियों को बचाने की वकालत की। यही वह नेहरू लेटर बॉम्ब है जिसने साबित किया कि कांग्रेस शुरू से ही इस समस्या को वोट बैंक बनाने की नीति के तौर पर उसने अपनाई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज़ादी के बाद भी पूर्वी पाकिस्तान से पलायन लगातार जारी रहा। वहां के मुस्लिम बेहतर जमीन और अवसरों की तलाश में असम आते रहे। कांग्रेस ने इस समस्या पर चुप्पी साधे रखी। 1962 के मंगोलदोई उपचुनाव ने पहली बार इस मुद्दा को जनता के बीच प्रमुखता से एकदम खड़ा किया, लेकिन तब तक घुसपैठ गहराई तक पैठ बना चुकी थी। अब आया साल 1971। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो सोचा गया कि अब ये घुसपैठ रुकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तत्कालीन सरकार ने लाखों घुसपैठियों को अस्थायी तौर पर शरण दी, लेकिन वे लौटे नहीं। अब हुआ ये कि असम में घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा बनता चला गया। आसू यानी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और अन्य संगठनों ने मांग की कि 1971 के बाद आए सभी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। 1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा छात्र जन आंदोलन था। इसके बाद 1985 में आखिरकार राजीव गांधी सरकार ने असम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए। इसमें यह तय हुआ कि 25 मार्च 1971 के बाद आए सभी प्रवासियों को अवैध माना जाएगा और उन्हें देश छोड़कर डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि ये एकॉर्ड कभी लागू ही नहीं हुआ। कांग्रेस ने इसे सिर्फ कागजों में रखा, जमीनी स्तर पर कभी कुछ नहीं किया। कांग्रेस असम के लिए कितनी गंभीर थी, इसे इस बात से समझिए कि जून 1991 में हितेश्वर सैकिया के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी और गिरफ्तार किए गए उल्फा आतंकवादियों को आम माफी दे दी गई। 400 से अधिक उग्रवादियों को जेल से रिहा कर दिया गया। यहाँ तक कि कुछ नेताओं को बांग्लादेश भेजा गया ताकि वे संगठन के कड़े रुख वाले कैडरों को मनाकर मुख्य धारा में आए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। वे वहीं से एक नया बयान जारी कर आए और सशस्त्र संघर्ष को फिर से तेज करने का आह्वान किया। नतीजा ये हुआ कि सेना और पुलिस की महीनों की मेहनत व्यर्थ हो गई। कांग्रेस सरकार की इस नरमी ने उल्फा को एक नई सांस दी और यह आतंकवादी संगठन पहले से ज्यादा आक्रामक होकर लौट आया। आज असम की स्थिति यह है कि 11 जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं, 5 और जिले उसी राह पर हैं। धुबरी जो 100 साल पहले हिंदू बहुल था, आज 70% मुस्लिम डोमिनेशन वाला है। देश के कई विश्लेषक मानते हैं कि असम में घुसपैठ एक गंभीर समस्या है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। साल 2005 में सर्बानंद सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा था कि असम विदेशी आक्रामकता का शिकार है। दरअसल उसी मामले के कारण ही बाद में असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बनाने का काम शुरू हुआ था, जिसे एनआरसी अभियान भी कहा जाता है। पहले असम के ऐसे 40 लाख लोगों के नाम एनआरसी से बाहर थे जो अपनी वैध नागरिकता के समर्थन में समुचित कागजात नहीं पेश कर सके थे। बाद में उनकी अपीलों के आधार पर यह संख्या घटकर भले ही 19 लाख तक आ गई थी, लेकिन ये कोई अंतिम कड़ी नहीं है। लेकिन अगर इसे 19 लाख भी मान ले तो कहना होगा कि 3 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले असम में कम से कम 6% लोग भारत के वैध नागरिक नहीं हैं, वे लोग घुसपैठियां ही हैं। और डरावना ये है कि घुसपैठियों के बीच कट्टरपंथी संगठनों की घुसपैठ भी हुई। MULTA मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ असम, हरकत उल मुजाहिदीन और मुस्लिम वॉलंटियर फोर्स जैसे संगठन असम में सक्रिय हैं। इनके तार बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े हैं। यहाँ तक कि पूर्व CM नेफ्यू रियो ने यह कहा था कि नागालैंड की सीमा से सटे इलाकों में घुसपैठिए आतंकवादी प्रशिक्षण ले रहे हैं। दोस्तों, एक चिंता करने वाली बात यह है कि इस घुसपैठ का असर केवल जनसंख्या संतुलन तक सीमित नहीं रहा। इन्होंने जंगलों की जमीनों पर कब्जा कर लिया, वनों की कटाई बढ़ी और स्थानीय इकोलॉजी का भी बैलेंस भी बिगड़ा। ब्रह्मपुत्र घाटी की पारिस्थितिकी खतरे में पड़ गई और नदियों के किनारे अवैध बसावट से बाढ़ का खतरा बढ़ा। हालांकि राहत देने वाली बात भी बता देता हूँ, वो ये है कि असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने का अभियान जोर पकड़ने लगा है। CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि 2024 से अब तक 450 से
से ज्यादा घुसपैठियों को वापस भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि असम से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने के लिए डबल स्ट्रेटेजी बनाई गई है। जो पहले से ही राज्य में अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें चिन्हित कर हिरासत में लिया जा रहा है, फिर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। जो नए घुसपैठी आ रहे हैं उन्हें बॉर्डर से ही लौटाया जा रहा है। अब अगर इस पूरे इतिहास को देखें तो साफ है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए असम को बलि चढ़ाया। नेहरू ने 1949 में बोरदोलाई की चेतावनी को नजरअंदाज किया। 1971 के बाद कांग्रेस ने एकॉर्ड लागू नहीं किया। असम के मुख्यमंत्री बार बार घुसपैठ की बात उठाते रहे, लेकिन दिल्ली ने चुप्पी साधे रखी। AIUDF जैसे पार्टियों ने खुलेआम घुसपैठियों का समर्थन किया, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि घुसपैठ केवल असम की नहीं बल्कि पूरे भारत की सुरक्षा और संसाधनों की समस्या है। राज्य सरकार सीमा पर बाड़ लगाने और पहचान प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे ही सही, अब असम केवल अपनी चाय और हरियाली के लिए नहीं जाना जाता। ये भारत की पहचान, अस्मिता और सुरक्षा का प्रतीक है।